हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सुप्रभात। आप सभी लोगों के सामने आपका आज का करंट अफेयर एट वन प्लेस प्रोग्राम में मनोज कुमार पेश करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 26 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना रजिस्टर पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम इसके माध्यम से 2027-2028 को टारगेट करते हुए पूरी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा टारगेट होगा रिजल्ट गेन करना, वो भी हिंदी मीडियम में सबसे बेस्ट तरीके से। क्योंकि करंट अफेयर ही एक ऐसा टॉपिक है जो आईएएस, पीसीएस तमाम तरह के एग्जाम में आपको दूसरों से बिल्कुल अलग कर देता है और इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल डिफर कर देता है, क्योंकि उनके पास अच्छा कंटेंट, अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूं। तो इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए सुबह सुबह ये सेशन रखा है, उसका पर्पज ही यही है कि सुबह के समय में अपना करंट अफेयर को तैयार कर लीजिए, आराम से एक बार देख लीजिए, नोट्स चाहे जब बना लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन पूरा क्लास सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। और इसमें मैंने आप लोगों के लिए आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें इनमें इंक्लूड की हैं। और डेली में एक टॉपिक ऐसा मैं लेकर के चल रहा हूं जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम आएगा अगले साल, तब आप देखेंगे कि सर हमारे पास तो अच्छे खासे मेंस के टॉपिक भी तैयार हो गए हैं, और करंट का तो खैर प्री का तो हमारे पास भंडार ही है, ऐसा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक आप बता नहीं सकते कि सर ये बिना एग्जाम का है, बिना पर्पस का है। और आप अच्छे तरीके से देख रहे हो कि बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी चीज़ों की न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसी चीज़ों के व्यूज़ बना बना रहे हैं, जो रियली में एग्ज़ाम का जिनका कोई लेना-देना नहीं है, दूर-दूर तक ओर छोर-पोर पता कुछ नहीं पता है। फिर भी वो वीडियो आप लोग देखते हैं, समय गँवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। क्या करेंगे? लेकिन पढ़ने वालों के लिए ये आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 में गुरुवायूर मंदिर को लेकर के, वैश्य टेकरी उत्खनन को लेकर के फिर से चर्चा में आया, एनसीडीसी को लेकर के, ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर के, जीएस पेपर 3 में वायुसेना अभ्यास है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का मुद्दा है, लाखोबा वन्यजीव अभ्यारण्य है, भारतीय स्टार टर्टल हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार हैं, पड़ोसी देशों के से हमारी एफडीए की जो नीति है उसको लेकर के जो बदलाव हुए हैं उनको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज का सबसे मेन जो टॉपिक है, मेन सरप्राइजिंग एलिमेंट है दोस्तों, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेकिन इस क्लास की पीपीटी और सारी चीजों के लिए फटाफट आप लोग इसको स्कैन करिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। यस दोस्तों, प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज का जो मेंस का टॉपिक है, प्री का टॉपिक है, वो है आज की डेट में सबसे ज्यादा डिबेटेबल वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट। यानी कि यह जिन्न बाहर फिर से आ गया है। कुछ समय पहले यह चल रहा था, सरकार अब इसको फिर से प्रमोट कर रही है, क्योंकि इस पर दो न्यूज है आपके द हिंदू में। एक है कि जो पैनल जिनके अध्यक्षता में पैनल बनाया गया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिमिल्टेनियस पोस्ट पॉसिबल इन 2029, यानी कि 2029 में एक साथ इलेक्शन संभव हैं। पैनल चीफ ने ये कहा है, ध्यान रखना। और ये कौन है? पीपी चौधरी, द चेयरमैन ऑफ द पैनल एग्जामिनिंग एंड रिलेटेड बिल्स, ये रहे जिन्होंने इसके बारे में बात कही है। और दूसरा इसका विरोध किया है, दूसरे बात कही है, वो है पी चिदम्बरम, बिल्स ऑन द सिमिल्टेनियस इलेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने इस पर विरोध जताया। अपनी जो उनकी मीटिंग हुई है जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें इसको लेकर के उन्होंने इसको मना किया। तो इसी चीज पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है, और किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या पॉजिटिव हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं, और हर डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। और आराम से ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको हो सकता है कि आप में से कई लोगों को साफ साफ ना दिखे, और आप मुझे ये ग्रुप, मेरे ग्रुप से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ। लेकिन मैं एक पेज पर इसके सारी चीजों को आपको दिखा करके डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा पीपीटी नहीं बनाना चाह रहा। तो ध्यान रखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की अवधारणा, यानी कि जो पूर्व उच्च स्तरीय समिति थी, जिसके पूर्व हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव से विकास की गति पर ब्रेक लगता है, एक साथ चुनाव से राष्ट्र की प्रगति को मिलेगी नई रफ्तार, ये उन्होंने कहा। पहली बात तो आती है कि ये आखिर है क्या? ये है कि जिसमें लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे।
स्थानीय निकाय के चुनावों को भी चरणबद्ध तरीके से इसी के साथ शामिल करने का प्लान किया गया है। इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्य पर आपका आगे बढ़ेंगे। ये बात इसका कंसेप्ट है। क्या इससे पहले कभी ऐसा कंसेप्ट हुआ था? तो दोस्तों, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए 1951-52 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, यानी कि 4 बार। ध्यान रखना। उसके बाद विधानसभाएं भंग होने लगी तो ये टूट गया क्रम। तो ये आपका 4 बार है। 4 बार हो चुका है एक साथ पूरा। अब आता है वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही है। चुनाव पर अच्छा खासा खर्च होता है और आचार संहिता के कारण विकास के कार्य बाधित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल काफी हद तक सही है। और चुनाव के अनुमानित खर्च जो बताए गए हैं वो लगभग बताए गए हैं कि 5,000 करोड़ से ज्यादा इस पर पैसा ऑफिशियली खर्च हो चुका है। 5,000 करोड़ से ज्यादा। अब कह रहे हैं कि इसके संभावित लाभ क्या होंगे? अगर ये ऐसा लागू होता है तो इससे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी। दूसरा, समय और धन की बचत होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। प्रशासनिक दक्षता होगी कि बार बार चुनाव ड्यूटी से अधिकारियों की उपलब्धता प्रभावित होती है, तो आपका प्रशासन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। नीतिगत स्थिरता और निवेश को बढ़ावा मिलेगा कि स्थिर राजनीतिक वातावरण में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को हमेशा मौका मिलता ही है। अगर सरकार स्थिर है, इलेक्शन स्थिर है, 5 साल फिक्स हैं, तो भैया विकास कार्य भी आराम से होंगे, विदेशी संबंध भी अच्छे बढ़ेंगे और एफडीआई निवेश वगैरह भी अच्छे तरीके से होगा। और राष्ट्रीय एकता और समन्वय की भावना जाएगी कि पूरा देश एक साथ लोकतांत्रिक भावना के साथ इसमें शामिल होगा। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये हैं कि यह संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83, 85 और 172 में इत्यादि में संशोधन करने पड़ेंगे। विधानसभाओं का समय पूर्व भंग होना, वो क्या है? यदि किसी राज्य की सरकार गिरती है तो समय से पहले चुनाव कराना पड़ सकता है। फिर क्या करोगे भाई? तो ये समस्या भी है। दूसरा, विभिन्न राज्य के कार्यक्रमों का समायोजन। सभी राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को समान करना एक जटिल प्रक्रिया है कि भाई कोई अभी इलेक्शन हुआ है, कोई 1 साल बाद इलेक्शन होगा, तो बताइए क्या फिर 4 साल उसका सेशन बचा हुआ है तो क्या उसको एडजस्ट कर दोगे? कि नहीं भाई सब खत्म करो, हम इसी के साथ इलेक्शन होगा? कैसे संभव है? भाई किसी का इलेक्शन तो हो सकता है कि इलेक्शन जो 2029 से पहले 2028 में इलेक्शन इलेक्शन हुआ हो। अब उसका 5 साल का कार्यकाल है, स्थिर सरकार है, अब उसको कैसे गिराओगे? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुकूल रहेगी? नहीं, कहीं ना कहीं उसकी चुनौती है। संघीय ढांचे के प्रभाव की आशंका है कि राज्यों की स्वायत्ता और लोकतांत्रिक संवाद को लेकर के चिंता हो जाएगी। भाई राज्यों की स्वायत्ता इससे कहीं ना कहीं खतरे में आएगी। ये चुनौतियां भी हैं। और स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा हो जाएगी, ये खतरा है। क्योंकि जब मेन इलेक्शन होगा तो इस पर पूरे देश का इलेक्शन सेंट्रलाइज तरीके से किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे। क्योंकि स्थानीय राज्य सरकारों के जो इलेक्शन होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर होते हैं। अब एक साथ 2 तरह के मुद्दों पर दिमाग लोगों का बट जाता है और एक ही वोटर अपने राज्य में राज्य के हिसाब से वोट डालता है और कभी केंद्र के हिसाब से अलग वोट डालता है। दोनों की प्रायोरिटी अलग-अलग हो सकती है। उस समय में उसको समझाना, वो भी भारत की ऐसी जनसंख्या जिसकी इतनी समझ नहीं है, वो कैसे संभव होगा? इसीलिए अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। आगे क्या किया जा सकता है कि भैया चरणबद्ध तरीके से लागू करना, पहले लोकसभा, विधानसभा, फिर स्थानीय निकाय, एक-एक करके किए जाए। संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना। सभी राजनीतिक दलों, राज्यों, संवैधानिक न्यायों से जो संवैधानिक निकाय हैं, उनके साथ व्यापक परामर्श किया जाए। समय पूर्व विघटन की स्थिति के लिए स्पष्ट व्यवस्था की जाए। रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, अंतरिम सरकार इत्यादि, कि भाई बाकी बचा हुआ समय जो है अंतरिम सरकार के तौर पर चलाइए। वो कई सारे प्रावधान हो सकते हैं इस पर। और जन जागरूकता और लोकतांत्रिक सहमति का निर्माण किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। अब यहीं पर सोचिएगा, सारे पक्ष समझ लीजिए, मैंने एक ही चार्ट में इसके सारे पक्ष विपक्ष सारी चीजें बता दी हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट नोट्स है ये। क्या है, क्या इतिहास में प्रावधान क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, कितना खर्च होता है, लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है, आगे क्या किया जा सकता है। यही 6 डायमेंशन बनते हैं बेटा। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। इट्स अ मोर देन एनफ। इससे ज्यादा बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। नो नीड। समझ गए?
अब इस पर क्वेश्चन देखोगे तो आप ये क्वेश्चन देख लिया, मेंस का भी और प्री का भी। एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव केवल चुनावी व्यय को कम करने का उपाय नहीं, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था, संघवाद और लोकतांत्रिक जवाबदेही को प्रभावित करने वाला संवैधानिक सुधार है। वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन करना है, व्यापनी पक्ष विपक्ष दोनों बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस अप्रोच से आपको जाना होगा। दूसरा, अब वन नेशन वन इलेक्शन के संभावित प्रभावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्री के क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। इससे चुनाव संबंधी प्रशासनिक एवं सुरक्षा संसाधनों की बार बार तैनाती कम हो सकती है। इससे संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। समय पूर्व सरकार गिरने की स्थिति में चुनावी चक्र को बनाए रखना एक पुरानी प्रमुख चुनौती हो सकती है। इसे लागू करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित संवैधानिक प्रावधान प्रासंगिक हो सकते हैं। अब इसके आंसर आपको देने हैं 1 और 2, 1 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। अब आप बताइए क्या है? क्यों भाई? आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में देख करके। चलिए अब आते हैं अपने अन्य मुद्दों की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसको हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैंक और उदार शक्ति। ये रहा उदार शक्ति। ये किस किस के बीच हुआ, कहां हुआ, ये इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देखिए, भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक और मलेशिया में उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मलेशिया में उदार शक्ति और ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक। ये पहली बार दक्षिणी गोलार्ध में राफेल विमानों की तैनाती के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है स्टेटमेंट के साथ में, किसमें पहली बार हमने राफेल विमानों का उपयोग किया है। ये रहे मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, मलेशिया के सुबांग में। ध्यान रखना, मलेशिया के सुबांग में और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। ये रहा। इंडियन एयरफोर्स ने डार्विन ऑस्ट्रेलिया, सुबांग मलेशिया तक सीधे युद्धक स्क्वाड्रन भेजे हैं, सीधे वहां से इतनी लंबी डिस्टेंस तक। राफेल का एक तरीके से डेब्यू हुआ। पिच ब्लैक जैसे बहुपक्षीय अभ्यास में भारत ने पहली बार सुखोई M30 के MKI की जगह 4.5 जनरेशन राफेल को उतारा था। ये रहा पिच ब्लैक, जो है आपका बहुपक्षीय अभ्यास है। कूटनीतिक साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया के साथ रसद समझौता हुआ, मलेशिया के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत हुई है इसके माध्यम से, इसके माध्यम से। क्लियर है? चलिए अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु की पॉइंट आपको ध्यान क्या रखने हैं। DACT, डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग, ये आपका ये रहा। इसमें किस किस तरीके से कॉम्बैट ट्रेनिंग वगैरह कैसे कैसे की जाती है, सारी चीजें हैं, ये रही। और एक LFE, लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी कमांड है और उसके साथ उसको क्या करना है, रिफिलिंग करनी है, अटैक को बचाना है, उसको इंफॉर्मेशन देनी है, सारी चीजें करनी है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये है, ये आपका युद्ध अभ्यास के तौर पर और मॉक एंगेजमेंट है, और ये आपका कोऑर्डिनेशन फ्लीट का कंसेप्ट है। इससे क्या है कि लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट, एक साथ कई प्रकार के विमानों, जिसमें फाइटर प्लेन भी हैं, अवॉक्स भी हैं, रिफ्यूलर्स भी हैं, ये सारे युद्ध की परिस्थिति में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इनके बीच में कैसे कॉम्बिनेशन होगा, उसकी प्रैक्टिस है। असमान DACT क्या होता है? असमान हवाई युद्ध प्रशिक्षण। अलग अलग क्षमता वाले विमानों के बीच एक मॉक फाइट होती है, जैसे ये रहे, तो अचानक ये मुड़ के निकल जाना, या आमने सामने आ गए तो एक दूसरे को कैसे बचा देना टकराने के बजाय। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है, ये रहा। तो यह एक्चुअल में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, यह क्वाड देशों और आसियान के साथ भारत के सामरिक तालमेल को प्रमाणित करता है। ये समझ में आ गया? तो इसके की पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा, कम से कम इतना कि भाई आपका पिच ब्लैक और आपका जो उदार शक्ति है किसके साथ है, और ये कहां कहां पर आयोजित किए गए, कौन सा विमान इसमें इस्तेमाल किया गया, कम से कम इतना। बाकी ये दो तरह का कंसेप्ट। अब आ जाते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और जलवायु संकट। इसके बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ। चर्चा में क्यों आया? बढ़ते तापमान के कारण नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 16 घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं और प्रजातियां ऊंचाई की ओर पलायन कर रही हैं, यहां पर रहने वाली प्रजातियां जो है। तो 16 वन कहां पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 16 वन क्षेत्र ये उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार वन हैं जो बारिश के पानी को सोखकर नदियों को साल भर
पानी देते हैं, समझ लीजिएगा 16 वन, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, सोख लेते हैं और वो वहां से फिर रिचार्ज होकर के नदियों में आता रहता है। जैसे भवानी नदी है, मोयार नदी है, काबिनी नदी है। अब कंडीशन क्या हो रहा है कि नीलगिरी क्षेत्र में रहने वाली नीलगिरी तहर, नीलगिरी बुढ़, पिजन जैसे ठंडे वातावरण वाली प्रजातियां का आवाज सिकुड़ रहा है, क्योंकि जब 16 वन नहीं रहेंगे तो वो कहां रहेंगे बेचारे पक्षी और अन्य जानवर कहां रहेंगे? वो फिर ऊपर वाले इलाके में जा रहे हैं, ठंडे प्रदेश के जो हैं। आक्रामक प्रजातियां जैसे लैंटाना घास जैसी विदेशी खरपतवार स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रही हैं। अब ये पहुंच कैसे रही है? मैंने कई बार आपको बताया, लैंटाना घास जैसी जो रंग बिरंगे फूल होते हैं गुच्छे पर, वो कभी आसानी से नष्ट नहीं होती है, वो इसको नष्ट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये है नीलगिरी और इसी के इधर है मुदमराई टाइगर रिजर्व, इधर है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऊपर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, ये भवानी नदी है, सोचिएगा, ये है मुकुटुर्थी नेशनल पार्क, ये पूरी की पूरी इसी रेंज में, ये नीलगिरी हिल्स है, ये रहे, ये काबिनी नदी है, ये भावनी नदी है, भवानी रिवर है, इस तरीके से। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, ये भारत का पहला रिजर्व है, 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को के नेटवर्क का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पहला। प्राकृतिक स्पंज, 16 घास के मैदान मानसून के पानी को गहराई तक सोख लेते हैं और सूखे मौसम में धीरे धीरे पानी को छोड़ते हैं, ये वहां से निकालते हैं, एक स्पंज की तरह काम करते हैं। 3 प्रमुख जोन हैं इसके, कोर जोन, बफर जोन, संक्रमण जोन। कोर जोन जो पूरी तरह मानव संरक्षित, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोर एरिया है, यह शोध और इको टूरिज्म के लिए है। और एक है सतत विकास, स्थानीय समुदायों का निकास है बाहर के क्षेत्र में, ये रहा। ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, स्ट्रिक्टली यहां कोई जा ही नहीं सकता। तो जलवायु परिवर्तन 16 वनों के सूखे पर्वतीय वनों में बदल रहा है, जो जल सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इसलिए चर्चा में आया। तो 16 वनों की पहचान आपको समझ में आ गई कि क्या पहचान है 16 वनों की? स्पंज की तरह काम करने वाली। कहां पर है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आ गया? यही है कंसेप्ट जिसको आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, एक एक पॉइंट को। और ध्यान रखिएगा, इस क्लास को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है तो, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है भाई। मैं देखिए मेहनत कर सकता हूं, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा टारगेट एक ही है कि 2027-28 में मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों का रिजल्ट बेटर से बेटर आना चाहिए। बस, जो लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता, बल्कि मैं कहता हूं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट आ सकता है, बशर्ते कि आप लोग ढंग से मेहनत करें और साथ दें, तो करने का मोटिवेशन और बेहतर होगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इसमें। अब एक और टॉपिक है लाखोवा वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, बार बार ये चीजें इतनी आ जाएंगी साल भर में कि आप खुद कहोगे कि सर सब कुछ तो यहीं पर रिवीजन हो चुका है, ना हमको इकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, ना पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और पढ़ने की जरूरत है, ना इकोनॉमी की, ना पॉलिटी की, ना साइंस टेक की, ना आईआर की, ना किसी की, सब तो यहीं पर हो गया है। तो बेटा करंट यही है। यस, लाखोवा वन्यजीव अभयारण्य, ये मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। असम का लाखोवा वन्यजीव अभयारण्य में 7वें काजीरंगा वाटर वर्ल्ड काउंट के दौरान पहली बार दुर्लभ प्रवासी पक्षी स्म्यू देखा गया। ये रहा काजीरंगा वाटर वर्ल्ड काउंट के दौरान के वाटर जो पानी में कितने कौन कौन से पक्षी रहते हैं उसकी काउंटिंग चल रही थी, 7वीं, उस समय में ये देखा गया। ये रहा बेहतरीन सुंदर, ये रहा यह। अब इसकी पृष्ठभूमि के लाखोवा वन्यजीव है अभयारण्य है क्या? स्म्यू, ये रहा बतख है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर के तौर पर काम करता है। स्म्यू ये यूरेशिया, यूरोप और साइबेरिया में प्रजनन करने वाली एक गोताखोर बतख है। ये रही डाइविंग डक कहते हैं इसको, ये डूब जाती है पूरी तरीके से। यह सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही दुर्लभ प्रवासी के रूप में आती है। वहां से सोचिएगा इतना उड़ करके, वो भी बतख जैसी, बहुत दुर्लभ है, सच में बहुत दुर्लभ है स्म्यू। और की पॉइंट क्या है? देखिए, ये जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्म्यू को कम चिंताजनक माना गया है, क्योंकि वहां पर इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। शारीरिक विशिष्टता,
नर स्मू का चेहरा सफेद और काले रंग का पांडा जैसा होता है, जबकि मादा का सर लाल भूरे रंग का होता है। इनकी चोंच मछली पकड़ने के लिए दांतदार होती है, इसमें दांत होते हैं। समुद्री जैव विविधता, लाखोवा अभयारण्य में गैंडों, एशियाई हाथियों और 225 से अधिक 25 पक्षी प्रजातियों का घर है। लखोबा ये रहा, लखोबा ये रहा, और यह है काजीरंगा। यह वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है यहां पर इस तरीके से। पर्यावरण दृष्टिकोण स्मू की उपस्थिति दर्शाती है। काजीरंगा लाखोबा इकोसिस्टम की आर्द्रभूमि वैश्विक प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित शीतकालीन आश्रय बन रहा है कि वहां से पक्षी अब यहां पर आते हैं, उनके फेवरेबल कंडीशंस यहां पर मौजूद हैं। ओके, क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। एक और है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, जो आप देख रहे होंगे सामने फोटो है। स्टार टर्टल, इंडिया का टॉर्टॉइस, स्टार टॉर्टॉइस, इसका पुनर्वास। अभी महाराष्ट्र के वन विभाग ने नए प्रोजेक्ट स्टार स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स प्रोजेक्ट स्ट्राइप्स के तहत तस्करों से बचाए गए 216 स्टार कछुओं को तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक छोड़ दिया है। ये रहा, कहां पर? ये रहा, किससे पकड़ा गया था? तस्करों से, जो इसकी स्मगलिंग कर रहे थे। स्टार कछुआ दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला कछुआ है, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इसे वास्तु अंधविश्वास के कारण घर में रखा जाता है कि यह हमारे लिए शुभ होता है। इस तरीके से साइट्स अपग्रेड के अनुसार 2019 में भारत के प्रस्ताव पर इसे साइट्स की परिशिष्ट वन में डाला गया है, जिससे इसके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। और वैज्ञानिक छोड़ने से पहले इनका जेनेटिक मैचिंग और बीमारियों का परीक्षण किया गया था। ये रहा। अब आप लोग मत खरीद लेना भाई। अब कंडीशन क्या है? पुनर्वास और पुनरुत्पादन। देखिए, पुनर्वास का अर्थ होता है बचाए जानवरों को वापस जंगल में छोड़ना, जबकि पुनरुत्पादन का अर्थ होता है वहां प्रजाति को बसाना जहां से वो विलुप्त हो गई है। तो यहां इनको पुनर्वास किया है। क्वारंटाइन अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों से जब्त कछुओं को वायरस हो सकते हैं। इन्हें बिना जांचे जंगल में छोड़ने से दूसरे जंगली जानवरों को महामारी फैल सकती है, इसलिए क्वारंटाइन अनिवार्य होता है। उनको पहले रखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, उनमें कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस का इंफेक्शन तो नहीं है। उसके बाद तांदोबाधारी, यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। यहां सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो इन कछुओं का प्राकृतिक आवास है। ये रहा। ओके, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यह अभियान वन्य जीवों के अवैध विदेशी पालतू व्यापार के खिलाफ एक मजबूत कदम है। और वन्यजीव पुनर्वास में केवल जानवरों को छोड़ना ही नहीं, बल्कि उनका आनुवंशिक शुद्धता और रोग नियंत्रण भी आवश्यक है। उसके बाद इनको छोड़ा जाता है। तो आपको मैंने 3 इकोलॉजी एनवायरनमेंट के टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किए हैं, 3। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए, अब एक आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर। केरल के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में मलयालम माह में चिंगम के पहले रविवार को मात्र 7 घंटे में रिकॉर्ड 416 शादियां हुई थी। ये रही, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 416 शादियां। और शादियों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है गुरुवायूर कृष्ण मंदिर का। इसे दक्षिण का द्वारका कहा जाता है। इसे भूलोक वैकुंठम, पृथ्वी पर विष्णु का निवास माना जाता है। विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति यहां पर स्थापित है, ये ध्यान रखना। दक्षिण का द्वारका किसे कहते हैं? श्री गुरुवायूर टेम्पल को। सांस्कृतिक महत्व, चिंगम फसल कटाई के बाद का शुभ महीना है। मंदिर का प्रशासन वैधानिक देवस्थानम बोर्ड चलाता है। और यह मंदिर 1931-32 के प्रसिद्ध गुरुवायूर सत्याग्रह का केंद्र था, जो सभी वर्गों के मंदिर प्रवेश के लिए हुआ था। यही था वो गुरुवायूर सत्याग्रह, मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन का कंसेप्ट यहीं से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ी हो तो आप समझ लीजिएगा। ओके, तो यही है वो। अब केरल की स्वदेशी मंदिर वास्तुकला का कंसेप्ट क्या है? जलवायु के अनुकूल डिजाइन है। भारी बारिश से बचने के लिए यहां द्रविड़ शैली के ऊंचे गोपुरम के बजाय तांबे स्टाइल की ढलान वाली पिरामिडें बनाई गई होती है। ये रही, तांबे स्टाइल की ढलान वाली पिरामिड, कि बारिश तेज हो तो ये पानी निकल जाए बाहर। तो ये पिरामिड नुमा शिखर यहां नहीं बनाए गए। ये रही, पंच प्रकार का लेआउट है, यानी 5 संकेंद्रित घेरों में बना हुआ। सबसे अंदर गर्भगृह, बाहरी दीपों वाली गैलरी होती है। ये रही, ये रहा गर्भगृह, 1 2 3 4 5 इस तरीके से
1 2 3 4 5 5 लाइनें होती हैं, ये रही 5 घेरों से आप यहां से एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे, यहां से सबसे बीच में आपका गर्भगृह है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। ये पंच प्रकार का लेआउट है। मूर्तिकला इसकी विशेष दुर्लभ पत्थर पाताल अंजन से बनी है, जिसमें औषधीय गुण माने जाते हैं इस मूर्ति के। ये पत्थर पाताल अंजन से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने इंपॉर्टेंट लिख दिए उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, गुरुवायु सत्याग्रह 1931 में अछूत माने जाने वाले वर्गों के लिए मंदिर के दरवाजे खोलने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। गांधी जी यहाँ आए भी थे गुरुवायु सत्याग्रह के केलप्पन के साथ में, जब आंदोलन हो रहा था उस समय पर। के केलप्पन, केपी केशव मेनन, ये सब लोग थे उसमें। ओके, एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है जिसको आप लोगों को जानना समझना चाहिए। एनसीडीसी संशोधन अधिनियम 2026 और सहकारी संघवाद का मुद्दा। आखिर एनसीडीसी है क्या? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, संसद द्वारा संशोधन अधिनियम 2026 पारित किया गया है। किसान संगठनों ने इसे राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। जब सरकार ने इसमें संशोधन किया है तो इसको यह बताया गया है कि इससे हमारे अधिकार का हनन होगा। एक्चुअल में क्या होता है, सीधी फंडिंग होती है। यह संशोधन एनसीडीसी को राज्य सरकारों के माध्यम के बिना किसी भी प्राथमिक या राज्य स्तरीय सहकारी समिति को सीधे लोन देने की अनुमति देता है। यानी कि अब राज्य सरकारों के माध्यम से बिना किसी प्राथमिक या राज्य स्तरीय सहकारी समिति को सीधे लोन देने की अनुमति दे रहा है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। शहरी विस्तार, अब एनसीडीसी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरी औद्योगिक सेवा सहकारी समितियों को भी फंड देगा। तीसरा, कृषि और सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। यह इसका विवाद है, इसीलिए इस विवाद की चर्चा आई है कुल मिलाकर के, कि भाई राज्य सूची का विषय है और इसमें आप केंद्र सरकार इसमें कानून बना करके इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए किसान संगठन और तमाम तरह के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कुल मिलाकर के। और महत्वपूर्ण की पॉइंट्स क्या है? देखिए, सहकारी समितियों पर संवैधानिक प्रावधान, यह आपको पता होना चाहिए। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार है। डीपीएसपी के अनुच्छेद 43(b) और भाग 9th(v) इसमें जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट 2021 का फैसला क्या कहता है? राजेंद्र एन शाह केस में कि कोर्ट राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के लिए भाग 9(b) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि यह राज्य का विषय है कि भाई इसमें केंद्र कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए 9th(b) को इसमें जो जोड़ा गया था उसको हटा दिया कि भाई इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है। एनसीडीसी के नए अधिकार, अब खाद्य पदार्थों की परिभाषा का विस्तार करके प्रसंस्कृत खाद्य को शामिल किया गया है और एनसीडीसी सीधे शेयर पूंजी खरीद सकता है। ये इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब इस अधिनियम ने बहस को तेज कर दिया है कि क्या केंद्र सरकार सीधे फंडिंग के जरिए राज्य सूची के विषयों को नियंत्रित कर सकता है? यह विवाद का विषय है। तो राज्य सूची, डायरेक्ट केंद्र की डायरेक्ट फंडिंग, क्या उसके माध्यम से केंद्र सरकार जो है सहकारी समितियों को, राज्यों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? यह आप सोचिएगा। और यह सहकारी संघवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पॉलिटी का। पढ़ लीजिएगा इसको ढंग से। और ये जो चीजें होती हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके किताबों में आसानी से नहीं मिलती। ये रियल एग्जांपल्स हैं, और रियल एग्जांपल जब आप मेंस में लिखते हो तब जाकर के नंबर आते हैं। अब एक है अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार और कुलशेखरपट्टनम स्पेस पोर्ट। ये क्या है? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में 986 करोड़ रुपए से बना स्पेस पोर्ट बना रहा है। इस दौरान इसरो के निजीकरण और वाणिज्यिक अंतरिक्ष नीति पर संसद में बहस हुई। इसी दौरान में तमिलनाडु के बिल्कुल यहां पर कुलशेखरपट्टनम में, ठीक है। इसरो अब रूटीन लॉन्चिंग के बजाय डीप स्पेस मिशन, गगनयान, चंद्रयान, अंतरिक्ष स्टेशन पर फोकस करेगा, ये उसने कहा है। इसलिए अब हम जो इसरो है उसने कहा कि अब हम जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स वगैरह हैं या छोटे मोटे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो हम अब नहीं करेंगे, वो अब प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब हम डीप स्पेस रिसर्च पर काम करेंगे। अब इसके लिए इन स्पेस जैसी कंपनी है, एनएसआईएल के माध्यम से 440 प्लस
स्टार्टअप जैसे स्काई रूट, अग्निकुल को तकनीकी ट्रांसफर की जा रही है कि भाई इनको तकनीकी दे दी जाए, अब ये लॉन्च करें। यस, कुलशेखरपट्टनम का कार्य क्या है? यह नया स्पेसपोर्ट मुख्य रूप से छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण वाहनों को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए समर्पित होगा। यहां से अब उनको लॉन्च करवाया जाएगा, श्रीहरिकोटा वगैरह से नहीं। छोटे छोटे उपग्रहों के लिए, छोटे छोटे टेस्टों के लिए ये इसका यूज किया जाएगा। तो भारत की नई अंतरिक्ष नीति 2023 और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना भी अब यही काम कर रहा है। अमेरिका ने ऑलरेडी स्पेस एक्स को बहुत सारी चीजें दे दी हैं, क्योंकि इस जो नासा है अब वो केवल डीप स्पेस पर काम करता है, लॉन्च व्हीकल्स और इन सब चीजों पर काम नहीं करता। ये रहा, तो भारत भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके पॉजिटिव नेगेटिव कई सारे डायमेंशन हैं। इस पर मेंस का भी एक क्वेश्चन बन सकता हो सकता है कि मैं इस पर आप लोगों को एक अलग से टॉपिक डिस्कस करूं। वो हो सकता है कल भी हो, परसों भी हो सकता है। अब इसके अन्य टॉपिक क्या है? की पॉइंट्स। कुलशेखरपट्टनम स्पेसपोर्ट का सामरिक लाभ, यह डॉगलेग मैनूवर है से मुक्ति है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते समय रॉकेट को श्रीलंका के ऊपर से जाने से बचने के लिए मुड़ना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक ईंधन खर्च होता है, क्योंकि वो जब जाता है तो पृथ्वी घूमती है, तो श्रीलंका के ऊपर से जाना पड़ता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें ईंधन फ्यूल उसमें डाइवर्ट करना पड़ता है। सीधी उड़ान, कुलशेखरपट्टनम से रॉकेट सीधे दक्षिण की ओर जा सकता है। इसमें कोई जमीनी बाधा नहीं है, इससे ईंधन बचेगा। एसएसएलवी क्या है? छोटे रॉकेट जो हैं, स्मॉल स्केल के रॉकेट लॉन्च व्हीकल जो हैं, इनमें ईंधन क्षमता कम होती है, सीधी उड़ान से इनकी पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी। और आरएनडी इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी के बहुत ही करीब है, जहां पर प्रोपल्सन सिस्टम पर काम होता है। ये रहा, यहां से करते हैं तो इसको सीधे जाने के लिए यहां पर घुमाव करना पड़ता है, घुमावदार ले जाना पड़ता है, और यहां से सीधा सीधा निकल जाएगा। यूं ये रहा, स्ट्रेट उड़ान होगी सीधी सीधी। कुलशेखरपट्टनम ये रहा, ये श्रीहरिकोटा है, तो ये इसका फायदा मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक टॉपिक और भी है, इस पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो बना चुका हूं, बेस्ट टेकरी उत्खनन को लेकर के, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसको अगर आपको देखना है तो आपके वीडियो सेक्शन में आपका जो एक टॉपिक है हिस्ट्री बिहाइंड द हेडलाइंस, उस टॉपिक में जाकर के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यस, तो एक्चुअल में आर्कियोलॉजी सर्वे और मध्य प्रदेश सरकार ने 90 साल बाद उज्जैन के वैश्य टेकरी नाम के प्राचीन मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप की नई खुदाई शुरू की है। ये रहा पुराना, उसकी खुदाई शुरू की है। यह लगभग 350 फीट चौड़ा और 100 फीट से अधिक ऊंचा है, जो सांची स्तूप से भी बड़ा है। यानी कि सांची स्तूप की हाइट है 54 फीट है, यह 100 फीट से भी ऊंचा है। उज्जैन का प्राचीन अवंती महाजनपद की राजधानी था, व्यापारिक खगोलीय केंद्र भी हुआ करता, प्राइम मेरिडियन। अशोक का संबंध, सम्राट अशोक ने सम्राट बनने से पहले अवंती का ही राजकुमार था वो, और यहां पर रह करके उसने काम भी किया था, गवर्नर रहा था, और अवंती की राजकुमारी, अवंती की व्यापारी की पुत्री देवी से यहां पर विवाह भी किया था। तो इसलिए काफी चर्चा है कि यह अशोक द्वारा बनवाया गया होगा, ध्यान रखना। तो वैश्य टेकरी अशोक की पत्नी जो है, जो देवी है, उनके वैश्य व्यापारी वंश से जुड़ा हुआ है, इसलिए मालवा में बौद्ध धर्म का संरक्षण मिला। इसमें कड़क मिट्टी मुरुम का प्रयोग हुआ है, जबकि बाहरी दीवारें पक्की ईंटों और गारे से बनी है, यानी कि बीच में आपका अलग चीजें हैं। इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यह उत्तरापद, दक्षिणापद और भृगुकच्छ को बंदरगाह से जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उज्जैन के पास अशोक द्वारा बनवाए गए एक नरक जेल स्तूप का भी जिक्र किया था। यह शायद हो सकता है ये वही हो, नरक जेल स्तूप। एक है भारत सरकार की एफडीआई की नीति में परिवर्तन, एफडीआई की नीति में परिवर्तन। तो एलबीसी, भारत सरकार ने एफडीआई नियमों प्रेस नोट 3 रिकैलिब्रेशन के कारण ऑटोमेटिक रूट से 4,895 करोड़ रुपए का निवेश आया है, और यह निवेश मुख्य रूप से चीन से जुड़ी हुई अल्पसंख्यक हिस्सेदारी फंड्स का है, चाइना से जुड़ी हुई। ऐसा क्यों है? एक्चुअली में 2020 में जब कोविड फैला था, तो उस समय पर विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों को टेक ओवर ना कर लें, क्योंकि संकट का समय है, शेयर मार्केट नीचे गिर रहा था, तो ऐसे में विदेशी कंपनियां टेक ओवर कर सकती थी। इसलिए सरकार ने एफडीआई में ये प्रेस नोट 3 का कंसेप्ट वो हटा दिया था, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
और उसके लिए कह दिया था कि अब निवेश करने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी। ये रहा। अब नए 2026 में क्या कह दिया गया है कि यदि ऐसे देशों की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी 10% से कम है और उनके पास कोई नियंत्रण नहीं है तो ऑटोमेटिक रूट से निवेश आ सकता है। यानी कि जिन कंपनियों की शेयर मार्केट में किसी कंपनी में 10% से कम हिस्सेदारी है तो वो ऑटोमेटिक रूट से सीधा एफडीआई कर सकते हैं, उनको ये मंजूरी दे दी गई है। तो एफडीआई एक ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल आरबीआई को 30 दिन पहले बताना होता है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट रूट होता है जिसमें प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होती है, मंत्रालय या इसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, परमिशन की जरूरत पड़ती है। ये मैं इकोनॉमी में पढ़ाता ही हूं। तो दो तरह की नीतियां होती हैं, तो ये कर रखा था। अब ऑटोमेटिक रूप से आ सकता है। इससे निवेश एआई, सेमीकंडक्टर, फार्मा, डाटा सेंटर जैसे डीप टेक क्षेत्रों में यह पैसा निवेश हुआ है। 4,895 करोड़ रुपया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब की पॉइंट क्या है इसका? जीरो डिमिनिमिस समस्या। पुराने नियमों में 1% अप्रत्यक्ष चीनी हिस्सेदारी वाली ग्लोबल फंड भी फंस जाते थे, जिससे स्टार्टअप फंडिंग रुक गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लुक थ्रू सिद्धांत। नया नियम मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अनुरूप है, जिससे सेल कंपनियों के जाल की पारदर्शी पहचान हो सकेगी कि भैया सेल कंपनी यानी कि फर्जी कंपनियां, उनकी पहचान हो सके कि कहीं फर्जी कंपनियों से पैसा तो नहीं आ रहा है। फास्ट ट्रैक मंजूरी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 60 दिन की त्वरित मंजूरी समय सीमा तय की गई है कि 60 दिन के अंदर तुरंत मंजूरी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। ये सुधार भारत की कंपनियों को महत्वपूर्ण चीनी सप्लाई चेन तक पहुंचने में मदद करेगा बिना सुरक्षा से समझौता किए। और ये एफडीआई नीति में यह बदलाव दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हुए भी वैश्विक पूंजी और तकनीक के लिए अपने द्वार खोल रहा है। यस, ये रहा कंसेप्ट, इसको आप लोग देख सकते हैं कुल मिलाकर के। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई एवरीबॉडी? तो इसको समझ लिया, इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हम एफडीआई में थोड़ा सा अब आपको छूट दे रहे हैं, अब आ जाइए। जो 2020 में हमने आप पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन शर्त है उसकी कि आपका हिस्सेदारी 10% से कम हो तो हम आपको ये देंगे। प्रेस नोट 3 हमने लागू कर दिया है। अब एक है ओबीसी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, निर्धारण और उसके सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा। ये चर्चा में क्यों आया? एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने सिविल सेवा में पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों के ओबीसी क्रीमी लेयर दावे पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च के फैसले पर मार्गदर्शन मांगा है कि भाई क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है पीएसयू में और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों पर ओबीसी का क्या कंसेप्ट है, वो आप बताइए। तो विवाद क्या है? डीओपीटी ने 2016 से पीएसयू प्राइवेट कर्मचारियों के बच्चों को क्रीमी लेयर में डालकर के आरक्षण रद्द कर दिया था कि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका सारी चीजें हैं, सब कुछ है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता का वेतन 8 लाख से अधिक था। इसलिए नियम 193 ओएम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन को 8 लाख की सीमा में नहीं जोड़ा जाता। सरकारी कर्मचारियों के वेतन को, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को। कोर्ट ने पीएसयू प्राइवेट वेतन के आय को जोड़ने वाले 2004 के आदेश को सत्तापूर्ण भेदभाव बताते हुए रद्द कर दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्या है कि पीएसयू प्राइवेट वेतन की आय जोड़ने वाले 2004 के आदेश को सत्तापूर्ण बताया कि ये विभेद है, हटाइए, सब एक लेयर में आएंगे। अब उस पर फैसला आना है, वो आपका कंसेप्ट है। ये रहा। तो क्रीमी लेयर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। 8 लाख की पूरी पर एनम के कंसेप्ट था। अब नॉन क्रीमी लेयर के लिए बात आती है कि सैलरी गवर्नमेंट पीएसयू एम्प्लॉय है, नॉट टू बी एडेड टू दिस लिमिट। अब उसकी सैलरी इसमें ऐड नहीं होगी, ये इस पर कंसेप्ट माना गया। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है? इसलिए डायरेक्शन मांगी गई है इस पर। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? देखिए, लीगल इंटरप्रिटेशन। देखिए, क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता पिता के पद से होता है, केवल शुद्ध आय से नहीं, कि वो किस पोस्ट पर है। प्योर इनकम से नहीं माना जाएगा, चाहे वो 8 लाख से ज्यादा हो या कम हो सकता है ग्रुप सी के कर्मचारी जो हो उनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो तो साल के 12 लाख हो जाएगी, और माता पिता दोनों हैं तो 12 लाख से 12, 14, 25 लाख हो जाएगी, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जब है ग्रुप सी में
तो बात यह है, वेतन को बाहर रखना। 1993 के नियमों के अनुसार कैटेगरी 6 के तहत 8 लाख की सीमा की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब बात वही आती है, फिर किसको जोड़ेंगे भाई? अगर वेतन को नहीं जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? तो इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण का मूल आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक गरीबी। इसलिए तो भैया क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी तो 8 ही लाख रुपए है। अब यहीं पर विवाद है ये। तो सरकारी पद अगर ग्रुप सी और डी के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनका वेतन नहीं जुड़ता है, चाहे वो 8 लाख से कम हो या ज्यादा हो, उनका वेतन नहीं जुड़ता है और वो 8 लाख से कम है, ओके, ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा। और प्राइवेट पीएसयू के एम्प्लॉय है, पुराना नियम है, वेतन जुड़ता था पुराने समय में, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भेदभाव खत्म, वेतन नहीं जुड़ेगा। जब इनका नहीं जुड़ रहा तो इनका भी नहीं जुड़ेगा। अगर वो भी कर्मचारी सी और डी कैटेगरी में है, अपर कैटेगरी के नहीं है, तो उनको भी हटा दीजिए। अब बात फिर वही आती है कि फिर 8 लाख रुपए का जो डिसीजन हुआ है वो हुआ कैसे है, किस तरीके से हुआ है? संवैधानिक दृष्टिकोण, समान स्तर के सरकारी कर्मचारी और पीएसयू कर्मचारी के बीच अलग अलग नियम लगाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यस, ये पॉइंट है। अगर सरकारी कर्मचारी की जो सी और डी कैटेगरी के हैं, उनका वेतन को नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि वो पद के आधार पर है, तो उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी सेम कैटेगरी के होंगे, तो उनका वेतन क्यों जोड़ा जाएगा? तो वो उसको रद्द कर दिया। ये था असली मुद्दा। क्रीमी लेयर का उद्देश्य आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक उन्नति पहचान करना है और प्रशासनिक मूल नीति में उल्लंघन नहीं कर सकते। ये इसका कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। ओके, तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगी होगी। सभी लोग कृपया करके, जिन लोगों ने क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आता है तो। बाकी कल फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ में। और हाँ, ध्यान रखिएगा, दोपहर में 12 बजे इकोनॉमी क्लास करना मत भूलिएगा, और रात को शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और इस तरह से हमारा रूटीन ये चल ही रहा है। Thank you very much. Have a nice day, all of you. Enjoy.